बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एआई रिसर्च बूट कैंप के अंदर अपना जो है नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीक के अंदर देखा था कि हाउ टू राइट ए इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट 4 पैराग्राफ्स होते हैं उसके अंदर क्या प्रोसीजर होता है, और आफ्टर दैट हम प्राइमरी कंट्रीब्यूशंस किस तरह लिखते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता क्या है, लिटरेचर रिव्यू के अंदर रिसर्च गैप है क्या, और हमारे पास कौन से एआई टूल्स हैं जिनको यूज करके हम लिटरेचर रिव्यू को जो है वो लिख सकते हैं, उसका टेबल वगैरह बना सकते हैं। मीवाइल बेटा यहाँ तक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज लिखना नहीं है लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आपको मेनली पता हो कि लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है और लिटरेचर रिव्यू है क्या। बिफोर पेपर राइटअप, वो जर्नल पेपर हो, कॉन्फ्रेंस पेपर हो, या आपके पास जो है वो जो है रिव्यू पेपर हो, तो आप उसमें क्या करोगे, सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू देखोगे बिफोर रिजल्ट एंड डिस्कशन। हमारे पास सबसे पहले हम इसकी देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू है क्या। लिटरेचर रिव्यू एक क्रिटिकल एनालिसिस है एंड सिंथेसिस है एग्जिस्टिंग रिसर्च रिलेटेड टू योर टॉपिक। लाइक के लिटरेचर रिव्यू है क्या कि जो प्रीवियस स्टडीज हो चुके हैं, लाइक आपने एक टॉपिक को चूज किया और उसके बाद आपने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक के ऊपर काम करना चाहता हूँ। आपके पास 2 डायरेक्शंस है। एक डायरेक्शन वो है जहाँ पे आप लिटरेचर रिव्यू नहीं पढ़ते, अंधाधुंध काम करना स्टार्ट कर देते हो। आप चैट जीपीटी से या वट एवर किसी भी एआई टूल से उसकी जो है ना प्रपोजल उसका बनाते हो, और उसकी मेथडोलॉजी भी चैट जीपीटी से बनाते हो और उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। तो ये क्या है, ये आपकी जो है ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है, जिसमें आपको नहीं पता कि वो जो आप काम कर रहे हो उसका कोई बेनिफिट होगा, वो रिसर्च पब्लिश भी होगी या नहीं होगी, और हो सकता है कि वो ऑलरेडी कहीं पे उसी तरह का काम हो चुका हो। ठीक है, अब देखो कि जब हम लिटरेचर रिव्यू की बात करते हैं, इट्स मीन कि हमने देखना है कि हमारे से जो प्रीवियस रिसर्चेज हो गई हैं उसी टाइटल के ऊपर, तो उसके अंदर और हमारी रिसर्च के अंदर कौन सा ऐसा गैप है जो कि डिफरेंट होगा। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास सेम डाटा सेट है, उस डाटा सेट के ऊपर उसने भी 99 एक्यूरेसी निकाली हुई है, उसी डाटा सेट के ऊपर सेम मॉडल्स लगा के मैं भी कह दूं कि इसके ऊपर इतनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है और मैं उसको सबमिट करवाना चाहूँ। इट्स नॉट अबाउट रिसर्च, इट्स नॉट अबाउट नोवेलिटी। जब हम नोवेलिटी की बात करते हैं तो हमें पढ़ना पड़ता है लिटरेचर रिव्यू। अब देखो कि अगर लिटरेचर रिव्यू को मैनुअली पढ़ें तो ना, लिटरेचर रिव्यू की डिफरेंट पीडीएफ्स हैं रिसर्च पेपर्स के, तो उनकी एक होता है स्टैंडर्ड, आपने 20 से 30 पेपर पढ़ने हैं, 30 से 40 पढ़ने हैं। अगर आप इस चीज को मैनुअली लेके चलो, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है कि आप पीडीएफ बाय पीडीएफ उसको रीड करो। लेकिन अब देखो कि सबसे पहले हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू जरूरी कहाँ पे है। आगे हमारे पास इसका पर्पस है कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि हमारे पास प्रीवियस रिसर्च हो क्या रही है, हमारे पास रिसर्च गैप आ कौन सा रहा है। हमने डुप्लीकेशन को जो है वो अवॉइड करना है, और उसके बाद हमने देखना है कि उन्होंने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया और हम क्या करेंगे। और हमने अपनी जो स्टडी है, हमारा जो टॉपिक है, हमने उसकी बेसिक फाउंडेशन जो है वो बिल्ड करनी है ताकि हमारी नोवेलिटी हो। अब देखो कि हमारे पास लिटरेचर रिव्यू इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मैंने पहले बात की कि समटाइम्स हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो डायरेक्ट अपना पेपर प्रपोजल इसी तरह बनवा लेते हैं बजाय इसके कि लिटरेचर रिव्यू पढ़ने के। तो वो जब पूरा पेपर ऑलमोस्ट रेडी कर लेते हैं, सारा कुछ हो जाता है, देन अगर वो लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं और कहीं ना कहीं जो है उसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स के अंदर उस पेपर के ऊपर ऑलरेडी वो काम हुआ हुआ है, तो वो काम नॉवल नहीं रहता। तो आज हम इस तरह की टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे जिनको यूज करके हम देखेंगे कि हमने जो लिटरेचर रिव्यू जो है वो देखना है पीछे से, वो किस तरह हम उसको स्टडी करेंगे। अब देखो कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम देखते क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी क्या चीज हो चुकी है, कौन से मेथड थे, कौन सा डाटा सेट था, उनकी लिमिटेशन क्या थी, और प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हम लोग आईटी की फील्ड या साइबर सिक्योरिटी की फील्ड या डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, डाटा एनालिस्ट इस तरफ जाएं, तो हमारे पास क्या होता है कि हम मॉडल एआई मॉडल्स के ऊपर काम करते हैं, मॉडलिंग के ऊपर काम करते हैं, लेकिन हमारे पास क्या होता है कि हम मॉडल की एक्यूरेसी 99% भी ले आए तो हम लिमिटेशन में ये ऐड कर देते हैं कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हमारे पास क्या हो गया, फिर से एक लिमिटेशन एग्जिस्ट हो गया।
हो सकता है कि उस रिसर्च के अंदर ये चीज हो जाए कि हमने जो एआई मॉडल्स अप्लाई किए हैं तो उन एआई मॉडल्स का जो है हमारे पास डिफरेंट एआई मॉडल्स है, मैं कहूँ कि मैंने रैंडम फॉरेस्ट यूज किया है लेकिन एक्स्ट्रा ट्री यूज नहीं किया, तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसके ऊपर लिमिटेशन ये है कि मैंने कोई इंसैम्बल हाइब्रिड मॉडल नहीं यूज किया या डीप लर्निंग मॉडल यूज नहीं किया, तो मेरे पास क्या रहेगी प्रॉब्लम जो प्रीवियस रिसर्च आर्टिकल की थी वो फिर अनसॉल्व रह गई है। ठीक है, अब देखो कि जब हमने लिटरेचर रिव्यू को देखना है तो बजाय इसके कि चैट जीपीटी से प्रपोजल बना के उसके ऊपर काम करना शुरू करें, आप लोगों ने सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू देख लेना है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपके पास क्या काम हो चुका है, क्योंकि एक दफा आपके पास लिटरेचर रिव्यू आ गया, आपने उसका पूरा टेबल देख लिया। देखो कि लिटरेचर रिव्यू जैसे हमने पिछले लेक्चर में इलिसिट को यूज किया था और उसके अंदर हमने एक टेबल बनवाया था जिसके अंदर अथर था, उसका कौन सा ईयर था, डेटा सेट कौन सा था, मेथोडोलॉजी कौन सी थी, उसकी जो है रिजल्ट एंड डिस्कशन क्या थे और उसके बाद उसकी लिमिटेशंस क्या थी। अब जब मैं उस टेबल को पूरा देखूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन से मेथोडोलॉजी से थे, कौन सी अप्लाइड मॉडल्स हैं। तो अब मैंने क्या करना है, अब देखो कि जब मैं वो एक पूरा लिटरेचर रिव्यू का टेबल बना लूंगी मैट्रिक्स की फॉर्म के ऊपर, उसके बाद मैं फिर अपना प्रपोजल बनाऊंगी कि देखो एग्जिस्टिंग अगर मैं एआई टूल्स को यूज करती हूँ तो मैं उसको बताऊंगी कि एग्जिस्टिंग रिसर्च ये हो चुकी है, तो मुझे ये रिकमेंडेशन दो कि अगर मैंने सेम इसी टॉपिक के ऊपर काम करना है तो क्या मैं डाटा सेट यही रख सकता हूँ या अदरवाइज क्या कोई डाटा सेट और आ गया है, ट्रेंडिंग डाटा सेट कैगल के ऊपर या यूसीआई मशीनरी रेपोजिटरी है, IEEE पे है, डिफरेंट हमारे पास जो है ना डाटा सेट विद द टाइम अपडेट होते रहते हैं। तो आपने सबसे पहले जो आईटी रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो देखेंगे क्या हम डाटा सेट और नॉवल यूज कर सकते हैं, ये हो सकता है। दूसरे नंबर पे उनकी डाटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक्स डिफरेंट हो सकती हैं, उन्होंने फीचर सिलेक्शन की है, आप फीचर एक्सट्रैक्ट कर लो कोई ना कोई। ठीक है, तीसरे नंबर पे हो सकता है कि उसने सिर्फ मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग मॉडल्स अप्लाई किए हों, आप डिफरेंट एमएल और डीप लर्निंग मॉडल्स अप्लाई करो और उसका कोई इंसैम्बल हाइब्रिड अप्रोच बना लो। तो आपके पास जो है डिफरेंट चीजें हैं, आप देखोगे कि प्रीवियस चीजें क्या हो चुकी हैं और हमारा काम किस तरह नॉवल होगा। यहाँ पे एक चीज तो ये होगी कि जब भी प्रपोजल बनाना है तो उससे पहले लिटरेचर रिव्यू जरूरी है। दूसरे नंबर पे ये चीज है कि इफ केस हमने जो है वो लिटरेचर रिव्यू पढ़ लिया, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो है नॉन इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, फूड साइंसेज के हैं या एग्रीकल्चर के हैं, वो कोई जो है वो मटेरियल के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, वो कोई मटेरियल इस तरह का डिजाइन कर रहे हैं या वो कोई भी फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उन्होंने उन्होंने भी लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है। उन्होंने क्या करना है, गूगल स्कॉलर से सेम, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी दोबारा से गूगल स्कॉलर के ऊपर आपने सर्च किस तरह करनी है, कि उन्होंने सेम लिटरेचर रिव्यू पढ़ना है और देखना है कि उन्होंने जो फूड प्रोडक्ट बनाया था या उन्होंने जो मटेरियल बनाया हुआ है ड्राई फ्रूट को यूज करके या कोई नेचुरल जो है हर्ब्स को यूज करके, तो वो किस तरह था, उसके अंदर प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स या उनका इम्पैक्ट कितना था, क्या हम उन्हीं मटेरियल्स को इंग्रेडिएंट्स को यूज करके उसके अंदर इन्हेंसमेंट ला सकते हैं। हो सकता है वो जो पहले वाला प्रोडक्ट हो, वो जो जिन लोगों को डायबिटीज होती है या हार्ट अटैक का इशू होता है या उनको शुगर होती है तो उनके लिए अच्छा ना हो, तो आप अपने उसी इंग्रेडिएंट्स के अंदर और चेंजिंग कर लो अपने प्रोडक्ट मेकिंग के लिए, तो वो वहां पे बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे। तो अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो कि पहले लिटरेचर रिव्यू डिफाइन करेगा कि ये चीज हो चुकी है, अब तुम इस चीज, इवन आपको एआई से रिकमेंडेशन भी मिल जाएंगी कि इवन देखो मैं कहूँ कि हमारे पास जो है ना एक सिंपल सॉल्ट होता है, ठीक है, और एक हमारे पास आयोडीन वाला सॉल्ट होता है। अब देखो कि ये दोनों जो सॉल्ट हैं इनकी अपनी अपनी एक कैपेबिलिटी है। ठीक है, एक सिंपल साल्ट एक आयोडीन साल्ट, जो हमारे पास जो है सिंपल साल्ट है उसके अंदर हो सकता है कि हमारे पास जो वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू सिंपल सॉल्ट। अब सिंपल सॉल्ट है वो ढेलों की फॉर्म में भी मिल रहा होता है और जो हमारे पास आयोडीन होता है उसकी बहुत प्यारी शेप होती है, उसका टेक्सचर अच्छा होता है, स्ट्रक्चर अच्छी होती है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि मैंने एक इस तरह का सॉल्ट बनाना है, सॉल्ट सेम रहेगा लेकिन सॉल्ट के अंदर इस तरह के इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूं कि हमारे पास जितने भी हाई ब्लड प्रेशर के पीपल्स हैं वो जब उस सॉल्ट को यूज करें तो उनके ऊपर इम्पैक्ट ना हो, उनकी हेल्थ के ऊपर मसला ना बने। अब देखो मेरे पास टॉपिक था, मुझे पता है मैंने किस चीज के ऊपर काम करना है, लेकिन मुझे पता हो कि लिटरेचर रिव्यू पे इसके ऊपर क्या काम हो गया।
अब देखो आप लोगों ने ब्लैक सॉल्ट भी देखा है, अक्सर घरों में वो यूज हो रहा होता है। तो डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं, तो आपने देखना है कि लिटरेचर रिव्यू पढ़ो उसके अंदर क्या है, और उसके बाद एआई से ही रिकमेंडेशन ले लो कि एआई मेरे पास इस तरह का आइडिया इस टॉपिक के रिलेटेड, तो मुझे बताओ कि मैं इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे करूं। लाइक मॉडलिंग हो बेशक पाइथन कोड के ऊपर, या आपके पास कोई प्रोडक्ट हो आपने उसके अंदर एडिशन किस तरह करना है, ठीक है। तो ये आपके पास कुछ चीजें हैं जो कि डिफाइन करेंगी। फर्स्ट आपने देखना है लिटरेचर रिव्यू। अब देखो दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया, फर्स्ट वो था जिसमें हम लोगों ने देखा कि लिटरेचर रिव्यू क्यों जरूरी है, और दूसरे नंबर पे हम लोगों ने ये देखा कि अगर हम लोग लिटरेचर रिव्यू पढ़ते हैं तो उसको हम किस तरह आगे एनालाइज कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है कि लिटरेचर रिव्यू के अंदर हमारे पास जो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन है, लाइक ये जरूरी ही क्यों है हमारे राइटअप के अंदर। देखो बेटा जो है ना, जितने भी जर्नल्स हैं, जब आपने अपना एक पेपर लिख लिया, एक रिसर्च कर ली, तो आप उसको जब कहीं ना कहीं सबमिट करवाओगे तो वो ये नहीं देखेंगे कि भाई आपने पेपर लिख के हमारे पे एहसान किया है और अब हमने इसको जो है वो पब्लिश करवाना है। वो ये देखेंगे आपकी नोवेलिटी क्या है। तो उनका जो मेन फोकस होगा वो आपकी नोवेलिटी और रिसर्च गैप पे होगा कि प्रीवियस रिसर्च क्या थी, आपकी रिसर्च के अंदर ऐसा क्या नॉवल है जो कि दूसरों में नहीं है। तो अगर आपने लिटरेचर रिव्यू का पहले ही टेबल क्रिएट करके हर चीज एक दफा पढ़ ली होगी, लिटरेचर रिव्यू के अंदर ऑलमोस्ट हम 20 आर्टिकल्स का भी एक एक पैराग्राफ ऐड करते हैं कि पहले ये अथर था, इस ईयर में उसने ये डाटा सेट यूज किया या ये फूड प्रोडक्ट बनाया, उसके अंदर ये रिजल्ट्स आ रहे थे और इसकी लिमिटेशंस ये थी। तो लिटरेचर रिव्यू में पहले आप इस तरह के जो है 20 आर्टिकल्स का एक एक पैराग्राफ लिखते हो, उसके बाद रिसर्च के आपकी तरफ आते हो कि प्रीवियस रिसर्च ये थी और मैं जो गैप आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, और मेरी जो नॉवेलिटी होगी वो इन गैप्स के थोड़ा सा क्या करेगी, इनहेंस कर देगी। लाइक वो उसको क्या कर देगी, वो जो प्रॉब्लम है जो कि रिमेन अनसोल्व है उसके ऊपर काम करके उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाएंगी। अब यहाँ पे देखो कि हमारे पास डिफरेंट है कि पहले जब हम सीवीज भेजते होते थे किसी को भी, तो लाइक आजकल जो सीवीज जितनी भी हमारे पास इंटरनेशनल कंपनीज हैं उन लोग को ऑनलाइन सीवीज जो है वो शेयर करते हैं। तो एक स्टूडेंट है उसने नोवेलिटी में काम किया कि पहले सीवी को देखने में घंटा लगता था। उन्होंने क्या किया कि एक सीवी एक्सट्रैक्टर बना दिया जिसके अंदर जैसे ही डिफरेंट स्टूडेंट्स की सीवीज आएंगी उन्होंने वो सारी सीवीज उसी टूल के अंदर ऐड करनी है, और सिर्फ उस सीवी के अंदर से उसकी प्रोफाइल के अंदर उसकी क्वालिफिकेशन क्या है और उसकी एक्सपर्टीज क्या है वो सिर्फ देख के अपने जितने भी उनके पास लाइक जितने भी आए हैं उनको उन्होंने क्या कर दिया, उनकी प्रोफाइल देख ली, ठीक है, जितनों ने वहां पे अप्लाई किया। तो अब देखो कि उन्होंने क्या किया कि सीवी की बेस के ऊपर अपने एम्प्लॉय को जो है ना वो जज कर लिया सिर्फ एक टूल, ये है एजुकेशन, ये इसकी सीजीपीए इतनी है, अब इसको जो है आगे जो है इंटरव्यू की कॉल करनी है या नहीं करनी। तो ये क्या थी, ये भी एक नोवेलिटी थी जिसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि बजाय इसके कि घंटा 2 घंटे लगा लगा के सबकी सीवीज पढ़ें और उसको जो है गो थ्रू करें, तो ये एक नोवेलिटी थी। सेम अब देखो कि अगर हम चैट जीपीटी, डीप सीक या ग्रोक की तरफ जाएं, ये विद द टाइम नोवेलिटी है। पहले जीपीटी, फिर जीपीटी 4, 3.5, 5.0, सोनेट, क्लाउड, और उसके बाद जितने भी एआई टूल्स आगे, ये हमारे पास किसी ना किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। लाइक अगर मैं कहूँ कि मेरे पास चैट जीपीटी है, एआई टूल्स हैं, एआई टूल्स सिर्फ रिसर्च असिस्टेंट टूल्स हैं। तो एक टूल के अंदर अगर वो रिसर्च जो है ना वो राइटिंग अच्छी कर रहा है तो हमारे पास कोडेक्स या जेमिनाई है जो कि कोड बहुत अच्छा लिखता है। हमारे पास ब्लैक बॉक्स एआई है, वो भी कोड बड़ा अच्छा लिखता है, कोड के एरर्स को बड़ी जल्दी इनहेंस कर देता है। तो हमारे पास विद द टाइम जो चीजें आ रही हैं वो नोवेलिटी है, वो रिसर्च की बेस के ऊपर है। अब कुछ स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जो कि इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर वेब डिजाइन कर देते हैं। लाइक मैं एक फिर एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर रेनफॉल फोरकास्टिंग या इवन लैपटॉप के ऊपर आपको ह्यूमिडिटी शो हो रही होती है, टेम्परेचर शो हो रहा होता है। तो ये क्या है, ये बेसिकली एक रियल टाइम मॉनिटरिंग है। इसके पीछे भी कोई ना कोई एआई मॉडल इंप्लीमेंट है जो कि ह्यूमिडिटी को फोरकास्ट कर रहा है, टेम्परेचर को फोरकास्ट कर रहा है, और आपके पास गूगल के ऊपर जब आप लोग देखते हो तो आपको शो हो जाता है अकॉर्डिंग टू योर लोकेशन। तो ये क्या है, ये विद द टाइम जो है ना हमारे पास नोवेलिटी की तरफ चीजें जा रही है। अब एक स्टूडेंट है जिसने पूरे पाकिस्तान का रेनफॉल फोरकास्टिंग का सैटेलाइट डाटा सेट लिया, उसके ऊपर एआई मॉडल को इम्प्लीमेंट कर दिया, उसके बाद उसने एक वेब डिजाइन की जहाँ पे अगर किसी ने देखना हो
कि रेनफॉल जो है वो फोरकास्टिंग अगर आने वाले 10 दिनों में कितनी होगी, तो वो बताएगा कि टेम्परेचर इतना है, मौसम इतना क्लाउडी है या नहीं है, तो उसकी बेस के ऊपर भी वो रेनफॉल फोरकास्टिंग कर सकता है। तो इट्स ऑल अबाउट द नोवेलिटी कि लिटरेचर रिव्यू में क्या था। अब हो सकता है कि सेम उसी डाटा सेट के ऊपर जो है ना किसी ने डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई किए हों, उनके सेम रिजल्ट्स हों, और आपने उसी डाटा सेट के ऊपर डिफरेंट एमएल मॉडल्स लगाए हों, लेकिन आपकी नोवेलिटी डिफरेंट हो सकता है उसकी एक्यूरेसी थोड़ी हो, आपकी एक्यूरेसी ज्यादा आ जाए। तो ये सारी चीजें क्या, ये नोवेलिटी की हैं जो कि आपको पहले क्लियर करना है रिजल्ट एंड डिस्कशन के सिर्फ टॉपिक चूज करने के बाद, फौरन बाद। ये नहीं करना कि आपने सारा रिजल्ट एंड डिस्कशन भी निकाल लेना है उसके बाद लिटरेचर रिव्यू पे जाना है। आपने लिटरेचर रिव्यू का सबसे पहले यूजिंग एआई को आपने सारा टेबल्स क्रिएट कर लेना है, ताकि आपको बाद में मसला ना हो, आपको पता हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो ऑलरेडी नावल है, ना कि वो ऐसे ही मैं उसको सिर्फ जो है ना वो लाइक कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तीसरे नंबर पे एक और चीज आती है कि समटाइम्स हम ये चीजें सोचते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है, वो रिसर्च हमारे पास जो है ना, लाइक हम ये नहीं कह सकते कि हम पूरे जितने भी दुनिया भर के अंदर पेपर पब्लिश हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह लिटरेचर रिव्यू को देखना शुरू हो गए तो हमारी रिसर्च के अंदर तो कोई नोवेलिटी बड़ी मुश्किल से ढूंढने को होगी। तो आप लोगों ने कोई 4 से 5 लाइक लिटरेचर रिव्यू सारा लिखना है, उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट स्टडीज के प्रीवियस रिसर्च के अंदर ये हो गया और हमारी जो प्रपोज्ड अप्रोच है वो ऐसी है। तो उसके लिए इस तरह करना है कि आप लोगों ने 4 से 5 कॉमन पेपर ले लेने हैं जिनमें सेम मतलब कि आप वाला थोड़ा बहुत काम हुआ हो, और बेशक एक्यूरेसी की बेस के ऊपर, इंग्रेडिएंट्स की बेस के ऊपर, प्रोडक्ट मेकिंग के ऊपर हो या वट एवर जिसकी बेस के ऊपर भी हो। आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ उन मॉडल्स के, उन पेपर्स के कंपैरिजन की बेस के ऊपर अपना एक पेपर लिखना है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप 40 पेपर का लिटरेचर रिव्यू लिखो और उन 40 जो है ना पेपर्स को ही जो है ना वो कहो इस सब को मैंने देख के एक नॉवल काम लेके आना है। आप बहुत जगह पे बहुत ज्यादा घूमोगे इस तरह। आपने क्या करना है, आपने 2026 के 5 से 6 आर्टिकल्स लेने हैं जो कि अभी अभी पब्लिश हुए हैं। ठीक है, आपने उसको कंपैरिजन में रख के अपनी एक प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी अप्लाई करनी है, एक प्रपोजल बनाना है कि ठीक है उन्होंने ये काम कर दिया, मैं भी इसी डाटा सेट को यूज करके या डिफरेंट डाटा सेट को यूज करके थोड़ी सी अपनी प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी चेंज करूंगा ताकि मेरा वो काम नॉवल लगे। हो सकता है उन्होंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कोई डिजाइन ना की हो वेब बेस्ड, आप उसको वेब बेस्ड डिजाइन कर लो। तो इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर रिव्यू कि आपको जो 4 से 5 पॉइंट्स हैं ये हर जगह पे फॉलो अप करने हैं ताकि आप एक बेटर लिटरेचर रिव्यू की तरफ जा सको। अब देखो कि हम प्रीवियस भी ये चीज देख चुके हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉपिक। टॉपिक जो है हमने अपना देख लिया और उसके बाद गूगल स्कॉलर पे हम लोग देखने गए कि इसके ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी है। तो हमने क्या किया कि हमने डिफरेंट पेपर्स को कलेक्ट किया, उसको फिल्टर किया, रीड किया, और उसके बाद हम इलिसिट के ऊपर गए, उसका टेबल बनाया, फिर अपनी स्टडीज को कंपेयर किया, रिसर्च गैप को आइडेंटिफाई किया और लिटरेचर रिव्यू लिखा। ये ओवरऑल लिटरेचर रिव्यू राइटअप तक की बात है। लेकिन आज के लेक्चर में हम लोग जो है ना क्रिएट लिटरेचर मैट्रिक्स तक रहेंगे अगेन। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास जो है ना डिफरेंट टाइप के रिसर्च प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसके लिए रिकमेंडेड पेपर्स होते हैं जो कि आपको रेफरेंस ऐड करने पड़ते हैं अपने पेपर के अंदर के। रेफरेंस पेपर का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने पिछले साल में 2025 में एक रिसर्च की वाटर क्वालिटी पे, और लाइबा जो है वो 2026 के अंदर वाटर क्वालिटी पे काम कर रही है, लेकिन वो मेरे पेपर को भी वहां पे साइट कर दे। तो इट्स मीन ये क्या होता है, उसने रेफरेंस दिया कि इकरा अख्तर ने 2025 में वाटर क्वालिटी पे काम किया और 2026 में मैं भी वाटर क्वालिटी पे काम कर रही हूँ, उसकी प्रपोज्ड अप्रोच ये है तो मेरी प्रपोज्ड अप्रोच ये है। तो ये जो साइटेशंस होती हैं और रेफरेंस हैं ये बेसिकली रेफर करते हैं। लाइक आप लोगों ने देखा होता है कि मैं कह दूं कि मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो मेरा कुलीग मुझे कहीं पे रेफर कर दे कि आपने एडमिशन ऑफिस के फ्यूट जाना है, और उसके बाद वो आपको पूरी एडमिशन गाइडलाइंस दे देंगे। तो सेम जब भी मैं अपना लाइक उसके बाद अगर कोई मुझसे पूछते है कि आपको किसने रेफर किया था एडमिशन ऑफिस के बारे में, तो मैं कहूँ कि वो फलाना बंदा था, उसकी ये एजुकेशन थी, उसकी ये एबिलिटीज थी या उसकी ये लिमिटेशन थी। तो मैंने उसको क्या कर दिया, रेफरेंस कर दिया और उसको साइट कर दिया। लाइक मैं कहूँ कि असलम एटेल ने मुझे रेफर किया था कि फ्यूट एडमिशन ऑफिस फॉर द एडमिशन पर्पस। तो जो रेफर होता है उसका मायने ये होता है कि पिछले को मैं रेफर कर रही हूँ, तो
रेफरेंस लाजमी ऐड करना होता है। तो रेफरेंस के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। जब हम इस सेक्शन पर पहुंचेंगे देन हम रेफरेंस को देखेंगे, ठीक है। मीनवाइल अब देखो कि गूगल स्कॉलर के ऊपर वो रेफरेंस पेपर पड़े होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी काम हुआ होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी अंडर ग्रेजुएट प्रोजेक्ट है तो उसके लिए 15 to 20 रिसर्च पेपर्स होते हैं। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो तो 20 to 30, और एमएस का थीसिस हो 40 to 60, पीएचडी रिसर्च हो तो 80 to 150। आप लोग बेटा फाइनल अभी जो है ना, जो एमएस के स्टूडेंट हैं वो 40 to 60 पे जाएंगे, और जो अंडर ग्रेजुएट है वो 15 to 20, और जो फाइनल एफवाईपी है उसके लिए 20 to 30 पेपर्स हैं। और जो स्टूडेंट, जैसे हमारे पास सानिया जो है वो रिव्यू आर्टिकल लिख रही हैं, तो अगले दिन उनका मैसेज आया था कि उन्होंने 300 प्लस पेपर जो है वो पढ़ रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये रिव्यू आर्टिकल के लिए यूज होता है। तो आप लोगों ने ये नहीं करना कि जब भी कोई भी पेपर लेने हैं तो आप लोग इस तरह करें 2001, 2002, 2003 के पेपर भी उठाओ। तो हमेशा फोकस ये रखना है कि लास्ट 5 इयर्स लाइक 2021 से लेकर 2026 तक, या 2020 से लेकर 2026 के दरमियान में ही अपना जो है ना वो पेपर जो है वो कलेक्ट करो, ताकि वो फाउंडेशनल पेपर हो, वो अच्छा जो है ना वो लाइक कहते हैं ना एक चीज ट्रेंडिंग पे चल रही है तो वो पेपर आपको बेटर रिसर्च गैप और लिटरेचर रिव्यू में हेल्प करेंगे। क्योंकि जब हम अपना पेपर सबमिट करवा देते हैं ना तो वो जब एडिटर उस पेपर को देखता है या इवन आगे रिवीजन के लिए जाते हैं तो वो देखता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो पेपर ऐड किए हुए हैं उसके अंदर जो रेफरेंस पेपर है वो किस ईयर का है, तो वो उसकी बेस के ऊपर भी आपको रिवीजन दे सकता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर जो है पेपर्स बहुत पुराने ऐड किए हुए हैं, आप अपना लिटरेचर रिव्यू अपडेट करो। तो आपने ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो पहले ही अपनी ठीक कर लेनी है ताकि बाद में मसला ना हो। अब देखो कि हमने सर्च पेपर किया गूगल स्कॉलर से, गूगल स्कॉलर के साथ हमारे पास डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहां से हम पेपर को सर्च कर सकते हैं। स्कोपस है, वेब ऑफ साइंस, ट्रिपल ई एक्सप्लोर है, स्प्रिंगर लिंक है, साइंस डायरेक्ट है, एसीएम डिजिटल लाइब्रेरी है, पबमिड है, ठीक है। तो हमारे पास ये डिफरेंट सर्च पेपर्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो। लाइक आप गूगल स्कॉलर के ऊपर यूज कर सकते हो, आप साइंस डायरेक्ट को, स्प्रिंगर लिंक है, आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर है, इसमें पे जाके अपने पेपर्स को सर्च कर सकते हो रेलिवेंट टू योर फील्ड। लाइक आई प्रेफर ऑन दी स्टेज लाइक एमएस की बेस के ऊपर भी हो तो गूगल स्कॉलर को देख लो। अगर गूगल स्कॉलर के ऊपर वो पेपर नहीं मिल रहा आपको तो आप डिफरेंट लाइक पबमिड पे भी जा सकते हो, आई ट्रिपल ई एक्सप्लोर के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। तो वहां पे भी जाके अपना रेलिवेंट पेपर सर्च कर सकते हो। लाइक मी वाइल फॉर बिगनर्स आप लोग गूगल स्कॉलर के ऊपर हो, इसके अंदर ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे रेफरेंस पेपर मिल जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है सर्च इफेक्टिवली। लाइक पहले भी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बात की थी कि हमारे पास जो गूगल स्कॉलर है उसके अंदर जब भी हम लोगों ने हमारे पास जो गूगल स्कॉलर है उसके अंदर जब भी हम लोगों ने कोई भी कीवर्ड और लाइक ढूंढना है अपने रिसर्च आर्टिकल के रिलेटेड तो वो यूनिक हो। लाइक कॉटन डिजीज डिटेक्शन है तो मैं कॉटन डिजीज डिटेक्शन या सिर्फ कॉटन डिजीज लिखूं उसके रिलेटेड पेपर आ जाएगा। डिटेक्शन में मैं AIML लिखूं तो वहां पे मैं बुलियन ऑपरेटर्स को यूज करूँ। आपको पता है कि बुलियन ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से होते हैं, एंड और। तो अगर हम मेरे पेपर के अंदर मैंने एक सिंपल सा अपना टाइटल लिखा हुआ है कि कॉटन डिजीज डिटेक्शन एंड डीप लर्निंग, तो मैं पहले कॉटन डिजीज डिटेक्शन को एक दफा पेपर उसके सर्च करूंगी और उसके बाद फिर कॉटन डिजीज डिटेक्शन यूजिंग डीप लर्निंग कर लूंगी। तो मेरे पास काफी टाइप्स के जो है पेपर रेफरेंस पेपर निकल आएंगे, ठीक है। उसमें से मैं फिल्टर करूंगी लास्ट 5 इयर्स इंग्लिश के जर्नल आर्टिकल या कॉन्फ्रेंस पेपर वट एवर डिपेंडिंग ऑन मी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में ओवरऑल हम लोग ये देखेंगे कि हमने पेपर्स को जो है ना हम डाउनलोड करेंगे, उसकी साइटेशंस जैसे पिछली दफा हम लोगों ने उसके APA स्टाइल में लिया था, या हम उसका डुई ले सकते हैं। डुई क्या है कि जो हमारे पास पेपर है वो किस मतलब के जर्नल के अंदर सबमिट है तो वो उसका डुई लाइक जिस तरह हमारे पास एक ID कार्ड नंबर है ना, तो सेम हर जर्नल हर पेपर का एक डुई आ जाता है जिसको हम सिर्फ वो लिख के अपने पेपर को अप्रोच कर सकते हैं। हम नेक्स्ट जो है ना अभी जिस टास्क की तरफ जाएंगे उस टास्क के अंदर हम लोग देखेंगे। ओवरऑल आज हम लोग यहीं तक जाएंगे कि गूगल स्कॉलर के ऊपर अपने जो है पेपर्स कैसे ढूंढने हैं, हाई साइटेड वर्क आपने किस तरह देखना है, साइटेशंस को एक्सपोर्ट किस तरह करना है, ठीक है। अब हम लोग जो है
बेटा अगर इलिसिट आपके पास एक पेड वर्जन भी है ना, तो एज अ स्टूडेंट आप लोग उसके ऊपर इतना काम कर सकते हो कि आप लोगों को वो बाय ना करना पड़े, ठीक है। मतलब आपने उससे सिर्फ एक को रिलेशन जो है वो मैट्रिक्स वगैरह बनानी है, नथिंग एल्स कि आप लोग इतना लंबा चौड़ा जाओगे। तो मैं आप लोगों को एज अ स्टूडेंट यही प्रेफर करूंगी कि आप लोग जो है ना उसके लिए सिर्फ इलिसिट को यूज करो, उसको बहुत ज्यादा यूज ना करो, उसको इस तरह का प्रॉम्प्ट दो कि आपको जो है ना वो आप उसके लिए इस तरह का प्रॉम्प्ट यूज करो कि आपको वो जो है 1 से 2 प्रॉम्प्ट्स के अंदर आपका रिक्वायर्ड डिजायर्ड आंसर दे दे, ना कि आपको बार बार उसको कहना पड़े कि नहीं मुझे ऐसा चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए। तो आपने अपने प्रॉम्प्ट को इतना इनहेंस रखना है कि आपको पेड वर्जन लेना ही ना पड़े, आप सिर्फ जो आपके पास फ्री एक्सेस है उसी के अंदर रह के अपना जो है लिटरेचर रिव्यू देख सको। मीनवाइल आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है गूगल स्कॉलर पे। मैडम मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा बोलो। मैडम अगर हमें कोई जैसे लिटरेचर नहीं मिल रहा है ऐसे, फॉर एग्जांपल मेरा जो मैं काम करी ना उस एक एक एक्सट्रैक्ट है, उसके ऊपर पीछे काम नहीं हुआ हुआ, तो उसका रिव्यू लिटरेचर में फिर कैसे यूज़ करूँ, कैसे लूँ, मतलब उस पर कैसे लिखूँ फिर। ठीक है बेटा, अगर आपके पास इस तरह का कोई टॉपिक है ना, लेकिन आप ये देखो कि आपके पास वो जो टाइटल है ना उसके अंदर डिफरेंट कीवर्ड्स होंगे, ठीक है। तो वो देखो कि वो जो कीवर्ड्स हैं जिसके अंदर आपने नोवेलिटी ऐड करके इस तरह का काम किया हुआ है जिसके ऊपर प्रीवियस काम नहीं हो चुका, तो आप उसको देखोगे कि जैसे मैं कहूँ कि आपने लेजर के ऊपर काम किया हुआ है, तो लेजर यूजिंग मशीन लर्निंग एआई, तो हो सकता है कि लेजर के ऊपर पहले इस तरह की कोई नोवेलिटी हुई ना हो। तो आप क्या करोगे, आप लेजर के रिलेटेड जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो चुके हैं, जितने भी अथर्स ने किया है, तो आप उनको लिटरेचर रिव्यू में बताओगे कि इन्होंने ये काम किया हुआ है और मेरे काम में नोवेलिटी ये है कि मैंने इसमें एआई को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है। तो आपने सिर्फ अब्स्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर ये चीज नहीं डिसाइड कर लेनी कि लिटरेचर रिव्यू कैसे लिखोगे। आपने अपने टाइटल के अकॉर्डिंग, टाइटल के अंदर जो आपके पास कीवर्ड्स हैं उसकी बेस के ऊपर आप सिलेक्शन उसकी करोगे कि मैंने किस रेलिवेंट पेपर अपने लिटरेचर रिव्यू के अंदर ऐड करने हैं, ओके। ओके मैम। ओके बेटा, नेक्स्ट हम जाते हैं, आज की हमारी एक्सरसाइज है गूगल स्कॉलर। अब देखो कि आप गूगल स्कॉलर के ऊपर गए, ये इसकी बेसिक ओवरऑल है। आप यहाँ पे आके अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप मतलब रिसर्चर हो, तो जिस तरह मेरी है। मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसके अंदर हाई साइटेशंस इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। मीनवाइल आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, जब आपका पेपर पब्लिश होगा तो ओवरऑल दी वर्ल्ड मतलब दुनिया इसको देख सकती है कि किसी ने कोई रिसर्च जो है वो पब्लिश की है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखती हूँ, देखो मैंने लिखा कि लेजर डिटेक्शन यूजिंग एआई। अब मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पेपर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मैं मतलब नेक्स्ट करती जाऊँ, पेपर ही पेपर है। उसके बाद वो मुझे बताएगा कि इसके रिलेटेड रिसर्च भी आपके पास इस तरह की हो सकती है। मीनवाइल मेरा फोकस जो रहेगा वो इस तरफ है, लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। लेफ्ट साइड के ऊपर देखो कि एक है कस्टम रेंज, एक है सिंस 2022, और जब मैं एनी टाइम लिखूंगी ना, इसको एनी टाइम करूंगी, तो देखो 2024 का है, फिर 2020 का है, फिर 2026 का है, फिर 2019 का है। तो आप लोगों ने इसकी एक कस्टम रेंज रख लेनी है। कस्टम रेंज मीन 2022 2026। इसी टाइटल के ऊपर मेरे पास जितनी भी रिसर्च पब्लिकेशंस हों वो 2020 से 2026 के दरमियान में हो। तो 2024, 25, 20, 2022, 2024, 2025। तो आप लोगों ने अपने इस रेफरेंस के अंदर इसकी ये फर्स्ट लाइन पढ़ लेनी है कि 2024, लाइक ये ईयर यहाँ पे आपको बता देगा कि आपकी ये रिसर्च किस रेलिवेंट है। तो सबसे पहले को कभी भी अभी जो रिसर्च करनी है या अगले साल रिसर्च करनी है उसमें 2021 से 2026 के पेपर लेने हैं, ना कि 2019-18 के लेके लिटरेचर रिव्यू लिखना है। ये बहुत गलत इम्पैक्ट जाएगा और आपको इसकी दोबारा रिवीजन आएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो कि सोर्ट बाय रेलिवेंस है और सोर्ट बाय डेट है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने किस डेट के अकॉर्डिंग लेना है। लेकिन मीनवाइल आप लोग जो है ना इसमें सिर्फ कस्टम रेंज को सिलेक्ट करो, और उसके बाद अगर आप रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जब सर्च करोगे रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर तो आपको ये सारे जो है रिव्यूज ही मिलेंगे, ठीक है।
तो लेकिन हम लोग जाएंगे सिंस 2026 के ऊपर। तो आप लोगों ने भी सेम चीज करनी है कि जब भी गूगल स्कॉलर को यूज किया तो आपने क्या किया कि सबसे पहले अपना सिलेक्ट कर लेना है, कस्टम रेंज सिलेक्ट कर लो या कर लो 2021 टू 2026 या सिंस 2026 कर लोगे तो भी आपका जितने भी 30 to 40 रेफरेंस है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना वो हो जाएंगे। और उसके बाद ये यहाँ पे रिव्यू आर्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ज्यादा जर्नल पेपर्स होते हैं, तो अगर आप एनी टाइप के ऊपर करोगे तो सारी टाइप्स आएंगी, लेकिन अगर आप रिव्यू आर्टिकल्स के ऊपर करोगे क्लिक तो वो जर्नली आपको रिव्यू पेपर देगा। तो आप लोगों ने इसको एनी टाइप के ऊपर ही करना है और सिंस 2026 को सेलेक्ट कर लेना है। अब देखो कि लेजर डिटेक्शन यूजिंग एआई। अब मेरा मेन फोकस क्या है, सबसे पहले मैंने कस्टम रेंज उसकी सिलेक्ट कर ली कि मेरे पास जो है ट्रेंडिंग ईयर्स होना चाहिए जो कि इन है, वो 2026 है, 26 के जितने भी पेपर्स हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आज तक काम हो चुका है लेजर डिटेक्शन के ऊपर, ठीक है। मेरा टॉपिक है लेजर डिटेक्शन यूजिंग मशीन लर्निंग। तो सबसे पहले मेरे पास कितने कीवर्ड्स हैं, तीन कीवर्ड्स हैं और उसके अंदर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने लेजर डिटेक्शन के 2026 का पेपर देखा और मैंने सोचा कि ये क्वार्ट्ज इनहैंस लेजर स्पेक्ट्रोस्कोपी सेंसिस है और ये बहुत अच्छा है, मैं क्यों ना इसको अपने पेपर के अंदर साइट कर लूं कि लेजर के ऊपर इस तरह का काम हो चुका है, ठीक है। ये क्या था, ये एक कीवर्ड्स की बेस के ऊपर था। फिर मैं लिखूं कि अगर मेरे पास रिसर्च जो है रेफरेंस कम हो देन मैं उनको अलग-अलग कर सकती हूँ। मीनवाइल अगर आप पूरा अपना टाइटल भी लिख दोगे तो आपको उसके रेलेवेंट बहुत ज्यादा इंतहा के पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैंने इन टाइटल के अंदर देखा कि मेरे पास जो 4 कीवर्ड्स हैं उसमें से क्या मैच हो रहा है। यहाँ से लेजर मैच हो रहा है, अगले आर्टिकल के अंदर एआई भी मैच हो रहा है और उसके बाद लेजर भी मैच हो रहा है। अगले आर्टिकल के अंदर एआई भी है, लेजर भी है, फिर लेजर है, उसके बाद फिर लेजर है और उसके बाद लेजर है, उसके बाद लेजर वेल्डिंग आ रहा है, फिर लेजर है, फिर डिटेक्शन है और उसके बाद फिर लेजर आ रहा है। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे गई, मैंने देखा कि यहाँ पे लेजर डिटेक्शन आ रहा है और उसके बाद नेक्स्ट के पे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कीवर्ड आ रहा है, एआई लेजर आ रहा है। तो मैंने यहाँ से ही देख लेना है कि मैंने जो मेरे कीवर्ड्स क्या किसी पेपर के साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। देखो मेरा था लेजर डिटेक्शन यूजिंग एआई, तो डिटेक्शन एआई और लेजर इस पेपर के अंदर मुझे वो सारे कीवर्ड्स मिल रहे हैं जो कि मेरे रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से आपने सिर्फ ये देख लिया ओवरऑल, ठीक है, कि मतलब ये मुझे साइट करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना आपके पास जब भी आपने एक और चीज देखनी है कि आपके पास ये साइटेड बाय 8 का क्या मतलब है। ये जो साइटेड बाय 8 का मतलब ये होता है, देखो बेटा ये मेरी रिसर्च प्रोफाइल है, ये मेरा जो पेपर है ओवरऑल, ये 2023 से 2026 तक की मेरी है, मतलब ये 3 रिसर्चेज अभी 2026 में 2 हुई, 2024 में ये और 2023 में ये वाली 2। अब देखो कि साइटेड बाय का क्या मतलब होता है और हाई साइट इम्पैक्ट फैक्टर का क्या मतलब होता है। अब देखो कि यहाँ पे आपको कोई साइटेशन नजर आ रही है, नहीं आ रही, बिकॉज मेरे पास ये पेपर अभी 2026 में पब्लिश हुआ और किसी भी रिसर्चर ने इसको अभी साइट नहीं किया, इसको रिव्यू किया, उसको व्यूज इंक्रीज हुए, लेकिन किसी ने साइट नहीं किया। हो सकता है इसको साइट किया गया हो लेकिन अभी तक उसका पेपर पब्लिश नहीं हुआ। जब उसका पेपर पब्लिश हो गया, उसने मेरा रेफरेंस दिया होगा तो मेरे यहाँ पे साइटेड बाय 1 आ जाएगा, साइटेड बाय 1 आ जाएगा। अब देखो कि ऊपर पेपर्स के अंदर ये 69 साइटेड हैं, ये 25 है, ये 15 है। अब इस पेपर के अंदर उसके बाद मेरे 2023 से लेके 2026 तक जितने रिसर्चर्स ने इसी टॉपिक के ऊपर काम किया और उसने लिटरेचर रिव्यू के अंदर मेरे पेपर का रेफरेंस ऐड किया और वो पेपर पब्लिश हो गया, तो मेरी साइटेशन इंक्रीज होती रहेंगी और मेरी साइटेशंस किसके ऊपर आ जाती हैं, मेरी साइटेशन 69 के ऊपर आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास 25 लोगों ने इसको साइट किया, उनकी 25 पब्लिकेशन हुई जिनके अंदर मेरा पेपर साइटेड था और ये 15 लोगों ने जो है इस रिसर्च को रेफरेंस के तौर पे यूज किया और इसलिए मेरे पास क्या है, ये 15 है। तो ये हमारे पास अगर आपने देखना हो कि बेस्ड ऑन दी इम्पैक्ट फैक्टर या साइटेड बाय, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि साइटेड बाय 8, साइटेड बाय 9 है, इसको अभी कोई साइटिंग किया गया, इसको भी कोई साइटेशन नहीं मिली, इसको भी कोई साइटेशन ऐड नहीं हुई और इसकी भी कोई साइटेशन ऐड नहीं हुई और इसको साइट किया है बाय 1,
ठीक है। तो आप बेस्ड ऑन दी साइटेशन जो है ना वो भी अपनी सिलेक्शन को चूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है साइट। जैसे हमने प्रीवियस जो है ना रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर देखा था, आर्टिकल्स के अंदर देखा था कि हम इसको साइट करते हैं, तो इसके हम रिलेटेड आर्टिकल्स के ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो हमें इसके रिलेटेड आर्टिकल्स मिलना शुरू हो जाएंगे जो सिर्फ इसके रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो मीनवाइल हम लोग वापस चलते हैं इसी साइट के ऊपर। अब मैंने देख लिया कि हाई साइटेड फैक्टर है या नहीं, उसके बाद मैंने इसको क्या कर दिया, साइट करना है। अब साइट के जैसे मैंने कहा कि बेटा रेफरेंस ऐड करने के डिफरेंट स्टाइल्स है, लाइक एमएलए है, एपी है, चिकागो है, हार्वर्ड है। तो आपकी यूनिवर्सिटी जब आपको FYP कोई फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है तो उसका एक रेफरेंस ऐड करने का, आप लोगों ने सुना होगा APA 7 स्टाइल या APA 6 स्टाइल होता है, चिकागो होता है या हार्वर्ड होता है या MLA होता है। तो वो ये कहते हैं आपको कि आपने इसके अकॉर्डिंग जो है ना अपने थीसिस के अंदर रेफरेंस ऐड करना है या FYP के अंदर। तो हमारे पास जितने भी जर्नल्स होते हैं जिनके अंदर जब हम अपने पेपर को सबमिट करवाते हैं तो उनका एक फॉर्मेट होता है कि पेपर इस तरह का राइटअप होना चाहिए और उसके अंदर रेफरेंस इस तरह के होने चाहिए। हो सकता है वो कहें कि रेफरेंस APA 7 स्टाइल में हो या चिकागो में हो। तो मीनवाइल फॉर द इनिशियल स्टेज आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने APA स्टाइल को जो है ना यहाँ से कॉपी करना है। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज दिखाती हूँ, एक मिनट। आप लोगों को लास्ट में शो हो रहा है बिब टेक्स्ट, एंड नोट, रेफमैन, रेफ वर्क्स। अब देखो अगर मैं बिब टेक्स्ट के ऊपर इसके क्लिक करती हूँ ना तो मुझे इस तरह की बिब टेक्स्ट मिलती है। बेसिकली ये भी मेरे पास एक रेफरेंस टाइप है जिसके अंदर उसने अपने रेफरेंस को ओपनली बताया कि टाइटल है, अथर कौन से हैं, जर्नल कौन सा है, वॉल्यूम क्या है, नंबर क्या है, पेजेस कौन से हैं, ईयर कौन सा है और पब्लिशर कौन सा है। तो हम लोग बिब टेक्स्ट भी उसकी जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास जिस तरह मेंडले है, जुटेरो है, एंड नोट, हमारे पास इस तरह का सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने क्या करते हैं रेफरेंस को जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। रेफरेंस को इंपोर्ट करते हैं अपने वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर। लाइक जब आप ओवरली फ्लेटेक्स के अंदर ये बात की बातें हैं जब हम रेफरेंस को ऐड करेंगे, लेकिन मीनवाइल हमारे पास एंड नोट एक सॉफ्टवेयर है जिसको हम पहले डाउनलोड करते हैं, उसकी एक्सटेंशन जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। जिस तरह आप ग्रामरली को ऐड कर लेते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह, तो एंड नोट जुटेरो को भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इंप्लीमेंट करते हो और उसकी बेस के ऊपर आप एंड नोट को ओपन करते हो, उसके अंदर वही आर्टिकल्स को ऐड करते हो और देन आप रेफरेंस मैनुअली ऐड करते हो यूजिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल फॉर द लिटरेचर रिव्यू हम इसका क्या करेंगे कि हम APA स्टाइल के जो है ना बेस्ड ऑन आपका FYP है, थीसिस है, MS की रिसर्च है, आपने क्या कर लिया उन पेपर्स को क्या कर लेना है, साइट कर लेना है, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है ओवरऑल उसके अंदर आप लोगों ने गूगल स्कॉलर के अंदर आके किस तरह अपने आर्टिकल्स की रेंज लेनी है, आर्टिकल्स को साइट किस तरह करना है, साइटेड बाय किस तरह देखना है, उसके रिलेटेड आर्टिकल्स, और किस तरह बेस ऑन दी कीवर्ड्स आप लोगों ने सिलेक्शन करनी है कि हमारे पास कौन सा जो है बेस्ट फिट मैच आ रहा है हमारे लिटरेचर रिव्यू के लिए आपने सिलेक्ट करना है। इट्स डिपेंडिंग ऑन यू। आपने अंधाधुंध कोई चीज नहीं करनी, आपने थोड़ा सा दिमाग यूज करना है क्योंकि जो आपका लिटरेचर रिव्यू है वो ओवरऑल दी बेस ऑफ योर पेपर है, जहाँ पे आप उसके बाद प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी लिखोगे। आफ्टर दैट प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी के आप देखोगे कि आपने रिजल्ट एंड डिस्कशन को किस तरह इंप्रूव करना है। तो इस चीज को आप स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आज का ओवरऑल हमारे पास लेक्चर यहीं तक है। कल का लेक्चर जो है हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम लोग जो है ना कि किस तरह हम लोग पेपर को जो है राइट करेंगे लिटरेचर रिव्यू, हम उसके लिए कौन कौन से AI टूल्स को यूज कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप 1-2 मिनट है आप लोगों के पास, आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके बेटा, मीनवाइल आप लोगों ने अपने जो है ना इसको इसकी एक दफा प्रैक्टिस दोबारा कर लेनी है, क्योंकि इंसान जो चीज खुद कर लेता है ना अपने हैंड से गुजरी हो, बेशक अभी आप रिसर्च नहीं कर रहे,